Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of this series called Superset Sociology. And we were on the unit 2 of paper 1 of sociology, that is sociology as a science. और हम डिस्कस कर रहे थे कि साइंस है क्या. ठीक है, इसका जो टॉपिक था साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड क्रिटिक, उसमें हम बात कर रहे थे कि साइंस क्या है. अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या सोशियोलॉजी जो है वो भी साइंस है. तो कुछ लोग होंगे जो इसके फेवर में होंगे कि हाँ सोशियोलॉजी साइंस है, और कुछ लोग होंगे जो अगेंस्ट में होंगे. तो उनके भी कुछ तथ्य हैं, उन्होंने क्या सोचा क्या समझा उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं. ओके, आई होप आपको अभी तक जो लेक्चर्स है, उनका जो सीरीज है, जो सिस्टम है, वो समझ आ रहा होगा, जो अच्छा लग रहा होगा. तो प्लीज़ अपना लाइक करें इसको, इस सीरीज़ को अपना प्यार दें और शेयर करें इसे. और अगर आपको कुछ भी कभी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन ही है, कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, तो हम बस चालू करते हैं इसमें. मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. मैं जब मैंने ये पढ़ाया था, ये बातें बताई थी आपको लास्ट यूनिट में कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों है. पॉजिटिविज्म का डेवलपमेंट हो गया, फिर हर्बर्ट स्पेंसर और फिर उनकी जो बात हो गई, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी वगैरह वगैरह, सोशल फिजिक्स की बात हो गई, ये सब मैं बता चुका हूँ. हम बस देख लेंगे एक बार उसको और आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. ये आपका लेक्चर नंबर रहेगा 1212. ठीक है, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा. तो क्वेश्चन जो हमारा उठता है वो ये है कि सोशियोलॉजी साइंस है क्या. तो मेजर मेजर बात ये होती है कि हमने जो एनालाइज किया, जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे हम बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट की, वहां से हम लेकर आते हैं इसे. ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि भाई इस समाज को पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए. वहीं से जब साइंटिफिक तरीका ही शुरू वहीं से उन्होंने किया, तो साइंस उन्होंने बोला ही ऐसे. तो मेन बात ये निकल के आती है कि ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले इस सब्जेक्ट को जो नाम दिया था वो था सोशल फिजिक्स. लेकिन सोशल फिजिक्स जो नाम था ये ऑलरेडी टेकन था. इसको एक बेल्जियन स्टैटिस्टिशियन थे. ओके, एडोल्फ कटलेट. एडोल्फ कटलेट करके ये आपके बेल्जियन स्टैटिस्टिशियन थे. इन्होंने बोला कि नहीं, ये मैं नाम पहले ही रख चुका हूँ, तो आप कुछ और नाम ढूंढिए. कॉम्ट को बोला तो उन्होंने सोशियोलॉजी नाम लेकर आया कॉम्ट इसके बाद. ठीक है, तो लेकिन ये सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स क्यों कहते थे, मेन कंसर्न तो ये है. अभी हम ये बात करते हैं सोशल फिजिक्स. फिजिक्स तो हमारा नेचर से एसोसिएटेड है. द साइंस ऑफ नोइंग अबाउट नेचर इज फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड. तो उन्होंने ये क्यों बोला कि जिस तरह नेचर में कैसे हमको लॉज मिल जाते हैं, डिस्कवरेबल लॉज प्रेजेंट है हमारे नेचर में, तो वो बोलते थे कि सोसाइटी में भी ऐसे ही कुछ लॉज हैं जो रिपीट होते हैं. जो यहाँ के लॉज कहीं और सेम लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे रिलीजन में या आपकी शादियों में, इंस्टीट्यूशन में, घरों में, किनशिप में, ये सब ऐसे लॉज अप्लाई होते हैं. हमें बस इन्हें जानने की जरूरत है साइंटिफिकली. तो हम इसे सोशियोलॉजी बोलते हैं या सोशल फिजिक्स बोलते हैं. तो ये इन्होंने क्या बोला कि भाई जो सोशियोलॉजी है, इनको इन्होंने सबसे ऊपर बिठाया साइंसेज में, कि इसी से सारी चीज़ों का जन्म होता है. यहीं से हम शुरू कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, भले वो एंथ्रोपोलॉजी हो, भले वो हिस्ट्री हो, भले वो पॉलिटिक्स हो. हर चीज़ के बारे में, हर साइंस के बारे में ओरिजिन यहीं से होगा. और इसलिए उन्होंने उसे क्वीन कहा था, क्वीन ऑफ साइंसेस कहा था सोशियोलॉजी को. ठीक है, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है साइंस है, इसे हम पॉजिटिव साइंस की तरह लेके चलेंगे. कारण ये है कि मुझे कैलकुलेट करना है चीज़ों को. गरीबी कैलकुलेट करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करनी है, उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है कि समाज के ऊपर क्या पड़ रहा है. He started sociology as a positive science. Anything that can be understood scientifically by using scientific methods, that is what positivism is. है ना, हम बात कर चुके हैं कई बार. तो उन्होंने भी यही कहा. तो ये फोर फादर जो है आपके सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर, उन्होंने ये कहा. अब बात करते हैं हम थोड़ी हर्बर्ट स्पेंसर की. उनका भी आपको आइडिया मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी का, कि कैसे हम साइंटिफिकली इसको क्यों स्टडी कर सकते हैं. जो आपका सोशियोलॉजी है, पहली बात तो आइडिया लिया गया डार्विन के आइडिया से, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ठीक है, एक साइंटिफिक थ्योरी से ही ये आइडिया एब्जॉर्ब किया हर्बर्ट स्पेंसर ने और उसे अप्लाई किया समाज के ऊपर. अब उन्होंने बोला कि समाज का डेवलपमेंट होता है और इन डेवलपमेंटल फेजेस को हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं. जैसे प्रिमिटिव, फिर ट्राइबल, फिर आपका सिटी या टाउन. ठीक है, फिर आपका मेट्रो, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी. ये धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है, जैसे कि एक जीव डेवलप होता है उसी तरीके से. तो साइंटिफिकली हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं.
अब जब इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं देन इट बिकम साइंस ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ये लेकर आते हैं बचपन से। अगला है एमिल दरखाइम। एमिल दरखाइम कहते हैं कि भाई ये बात करते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। व्हाट आर फैक्ट्स? फैक्ट्स आर समथिंग दैट आर ऑलरेडी प्रूवन बाय यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड। फैक्ट्स आर समथिंग कि सूरज गर्म है, इट इज अ फैक्ट। ओके, it has been many scientific research has been conducted about it कि किस तरीके से सूरज गर्मी हमें देता है। एक स्टार है जिसके अंदर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इस वजह से हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, हमें हीट मिलती रहेगी। उस हीट से फिर क्या क्या हम कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और वगैरह वगैरह, बायोमास का डेवलपमेंट सब उसी से होता है, उसी एनर्जी से। वो वाली बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ये एक फैक्ट है, तो ये फैक्ट ही उसी तरीके से सोशल फैक्ट भी बनते हैं। और ये सोशल फैक्ट का हम मेजर कैसे करते हैं? बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। एमएल Durkheim strengthened the scientific status of sociology by advocating that study of social fact through objective method। और हमें इसे ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है सारे सोशल फैक्ट्स को, हमें इसे सब्जेक्टिव बायस लेके नहीं चलना है, हमें इसे सोच समझ के और इसके ऊपर रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तभी हम जान पाएंगे कि हाँ ये एक चीज सोशल फैक्ट है। He emphasized indirect experimentation and empirical investigation to establish the empirical validity of sociological theories. Controlled laboratory experiments are generally not possible in sociology। उन्होंने बोला कि भाई समाज में ही हमें थोड़ा थोड़ा चीजें कर करके, टेस्ट कर करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कंट्रोल्ड वे में हम साइंस यानी सोशियोलॉजी को नहीं समझ सकते। जैसे अगर आपको जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, क्या एग्जांपल था वो, कि अगर वैक्यूम में मुझे टेस्ट करना है कि आयरन 1 किलो लोहा पहले जल्दी नीचे करेगा या कुछ पंख नीचे करेंगे, ये टेस्ट करना है, उसके लिए मैं एक लैब में एक सेटअप बना सकता हूँ। सोशियोलॉजी में ऐसा पर्टिकुलर सेटअप नहीं बना सकता हूँ। जो सामने आपका सब्जेक्ट बैठा है, जो इंसान बैठा है, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, जिस तथ्य के बारे में आपको स्टडी करना है, वो कॉन्शियस हो जाएंगे, वो ऑब्जर्वेबल। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सही सही जवाब दें, उससे वो कॉन्शियस हो जाएंगे, उससे वो हो सकता है अवॉइड करने लगे उन क्वेश्चनों को, हो सकता है उनका टेम्परामेंट चेंज हो जाए, हो सकता है वो अपने आंसर्स मॉडिफाई कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो इसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करना मुश्किल है थोड़ा सा। अब इन्वायरमेंट की बात आ रही है यहाँ पे, तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, नॉर्मल लाइफ में और एक एक्सपेरिमेंटल लाइफ में, ये वाले जो डिफरेंसेस हैं, ये भी साइंटिफिक मेथड को दिखाता है कि हमको क्योंकि साइंटिफिकली स्टडी करना है सोशियोलॉजी को, इसलिए हमें ये जो कॉशन है ये लेने पड़ेंगे, हमें इस तरीके से इसे स्टडी करना पड़ेगा। ओके, these early sociologists believed that sociology possessed intersubjective reliability, as social institutions such as family, religion, education could be studied scientifically using systematic methods। इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी है इसमें, यहाँ का जो पॉइंट है वो वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। धर्म जो है, जो एक थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो सोशियोलॉजी में अप्लाई हो सकता है। गरीबी जो एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है सोशियोलॉजी में। यहाँ के कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई हो सकते हैं उस सब्जेक्ट में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरीके से होता है जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे सोशल साइंसेस का। तो इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी है सोशियोलॉजी में एक तरीके से, इसलिए साइंटिफिक है ये कहते हैं। आज का व्यू क्या है, कंटेम्प्रेरी व्यू क्या है इस बारे में, साइंस के बारे में, सोशियोलॉजी क्या साइंस है या नहीं है? तो एंथनी गिडन्स, he argues that sociology is a scientific endeavor because it employs systematic methods of empirical investigation, analysis of data, theoretical thinking and logical assessment of evidence। Very straightforward है ना, क्योंकि ये सारी चीजें पजेस करता है, इसलिए वो एक साइंटिफिक सिस्टम है। ये हम ऊपर जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, उसमें हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और वही सारी चीजें मेंशन करी है गिडन्स ने भी, तो वो भी वही कह रहे हैं कि ये साइंस है। ओके, कार्ल पॉपर का भी हमने देखा था थ्योरी ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो ये कार्ल पॉपर मेंटेन्स दैट साइंस इज फंडामेंटली अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, यानी किसी चीज को जानने का, समझने का तरीका है साइंस, rather than merely a body of knowledge। ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि गुड एंड हैट, गुड एंड हैट क्या कहते हैं इस बारे में। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट साइंस इज अ मेथड ऑफ स्टडिंग फिनोमेना rather than पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। फिनोमेना का स्टडी, क्या हो रहा है, घटना क्या है, घट क्या रहा है, उसका उसके ऊपर पढ़ना है, ना कि हमें ये पढ़ना है कि वो घटना किसके ऊपर घट रही है। किडनैपिंग हो रही है तो किसके ऊपर किसकी किडनैपिंग हुई उससे मतलब नहीं है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किडनैपिंग के क्या क्या कारण थे, क्या सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड था किडनैपिंग के पीछे, क्राइम कोई हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, शादी कोई कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, कारण जानने की जरूरत है। तो इसलिए ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि ये चीजों के कारण जानने की कोशिश करता है, ये इन्वॉल्व नहीं करता कि उसमें
कौन कौन थे, क्या क्या चीजें जुड़ी थी, क्या सब्जेक्ट मैटर जुड़ा हुआ था। गरीब की शादी, अमीर की शादी, इससे मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे। शादी क्यों हो रही है, उससे मतलब हो रहा है। एंड्रू सेयर, he argues that sociology is a scientific in the same way as meteorology. It is scientific though not identical to a discipline such as physics and chemistry. वो बोलते हैं सोशियोलॉजी उतनी ही साइंटिफिक है जिस तरह से मेट्रोलॉजी है। अब मेटेरोलॉजी में क्या होता है, इसमें जैसे आप मौसम का जानने की कोशिश करते हैं, मौसम कब क्या होगा, आप एक लंबे टाइम तक एक जगह को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे अभी ये आया, इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ी तो अगले साल बारिश ज़्यादा हुई, बारिश ज़्यादा हुई तो ठंड ज़्यादा पड़ी, ठंड कम पड़ी तो गर्मी कम पड़ी। ऐसी ऐसी चीज़ें हम करते हैं। आज वेदर ये है, 5 दिन के बाद ये होगा। अब ये एक पर्टिकुलरली एक साइंस नहीं है, जिस तरीके से आपका फिजिक्स साइंस है या मैथमेटिक्स एक साइंस है या बायोलॉजी एक साइंस, एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। मेटेरोलॉजी ऐसा नहीं करती। लेकिन मेटेरोलॉजी जो है वो उसी तरीके से एक साइंस है, जिस तरह सोशियोलॉजी उसी तरीके से एक साइंस है जैसे मेट्रोलॉजी है, कि भाई ये रिलेट करने की कोशिश करती है, ये एब्स्ट्रैक्टली प्रूव नहीं करती किसी चीज को कि ये ऐसा घटता है तो यही कारण है कि ये घट रहा है। वो आपको ब्रांचेस दे देती है कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुविकल्पीय है ये। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस दैट दिस इज हैपनिंग एंड दिस विल हैपन एंड दिस यूज्ड टू बी हैपन, यूज्ड टू हैपन। तो होता था, होता है और होता रहेगा, इसके ये कारण है। इसको आप एनालाइज करिए और इसके बाद आप अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, आप अपनी थ्योरी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये बात करता है सोशियोलॉजी। तो एंड्रू सेयर यहाँ यही कह रहे हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल इन्होंने मेट्रोलॉजी का ही दिया था, तो यहाँ पे आपको ये लिखना जरूरी हो जाता है अगर आप इन्हें कोट कर रहे हैं। बोल देना कि सोशियोलॉजी इज नॉट लाइक इज अ साइंस लाइक मेट्रोलॉजी बट नॉट एज सिमिलर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थोड़ा सा उनसे अलग है। क्या कारण है, ये कारण है उसका। मार्था नॉसबाम क्या कहती हैं? She considers sociology a science because it contributes to understanding and solving social problems through systematic inquiry. वही बेसिक पॉइंट्स वही सारे रिपीट हो रहे हैं और यही बात नौजबान भी कह रही हैं। ओके, अब हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जो कि फेवर करते हैं इस चीज को, सोशियोलॉजी को। अब देखिए, मैं इसमें इतने एग्जांपल्स, मैं ऑलरेडी जब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था तो मैंने उसमें सारे एग्जांपल्स दिए, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है ये बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक पॉइंट लेके बैठ जाऊंगा तो काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नैरो डाउन करता जा रहा हूँ। और इससे आपको क्या समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप पहला लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर आसानी से आ जाएगा समझ में। ओके, अब आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं फेवर में क्या क्या है। तो पहली बात आती है कि भाई ये जो सोशियोलॉजी है ये साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है, करता है, तो ये एक फेवर में इसका आंसर होगा हाँ ये साइंस है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड यूज करता है। अब कैसे यूज करता है वो, कि ये रिसर्च मेथड्स कुछ कुछ है आपके, जैसे सर्वे करना, क्वेश्चन करना, उसके बाद आपका इंटरव्यूज लेना, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर्ड आपका एक मेथड तैयार करना जिससे आप सवाल जवाब कर सके या पूछ सके किसी से कुछ, या एक रिसर्च ऑप्ट कर सके, बना सके। ये सारी बातें करता है, साइंस भी यही करता है। तो ये क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजीज ये वाली फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एक साइंस है। इसका कहने का मतलब ये है। सर्वेज हो गया, क्वेश्चन इंटरव्यूज, केस स्टडी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है टू इन्वेस्टिगेट अ सोशल फिनोमेना, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? रॉबर्ट के मर्टन का मिडिल रेंज थ्योरी इसका एक एग्जाम्पल है कि आर के मर्टन ने डेवलप किया एमआरटी, मिडिल रेंज थ्योरी, टू सिस्टमेटिक एम्पेरिकल रिसर्च। उन्होंने बोला कि भाई ग्रैंड थ्योरी की तरफ भी नहीं जाना है हमें, पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना है हमें, और पूरी तरह हमें कैलकुलेटिव भी नहीं होना है, हमें एक मिडिल रास्ता लेके चलते। तो ये मिडिल रास्ता डेवलप किया गया कैसे, समझ समझ के कि भाई पूरा ये भी नहीं देखना है, पूरा ये भी नहीं देखना है। हर स्टेज पे, जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने देखा गरीबी के कारण सिर्फ यही नहीं है, हर आदमी गरीब सिर्फ यही कारणों से नहीं है कि भाई उसकी छोटी जाति है या वो काम नहीं करता है या वो अपाहिज है वगैरह वगैरह, कुछ भी ना ही। उसके पूरे कारण ये है कि मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करूँ कि भारत में कितनी गरीबी है। मुझे कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेके चलना है, मुझे एक मिडिल व्यू लेके चलना है कि ये कारण, इससे इतनी गरीबी, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से इतनी गरीबी देश में है। तो हमें ये दोनों को साथ लेके चलना है, अगर हमें समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है ना। वो बात करते हैं मर्टन यहाँ पे। एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, हमें देखने को मिला कि भाई सोशियोलॉजी में हम एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे सुसाइड में आपने दरखाइम का देखा कि उन्होंने करी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी इन्हीं का लिया हुआ है ना। आप रिकॉर्ड्स लेकर आए, आपने असेसमेंट किया, आपने एक रेंज बनाई, आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम तैयार किया कि इतनी उम्र के यहाँ रहने वाले इतनी इस रिलीजन से
काम, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड या शादीशुदा या बैचलर, इस टाइप की एक रेंज बनाई उन्होंने और उन्होंने एनालाइज किया उस चीज को, पूरे डेटा को। सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड एम्पिरिकल डेटा। एग्जाम्पल हमें आपका दरखाइम की स्टडी ऑफ सुसाइड आ जाएगी। ओके, एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं एक बार कि ये भी करता ही है साइंस, तो सोशियोलॉजी करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। गरीबी के क्या कारण है, ठीक है, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है, कारण देखता है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने की कोशिश करता है कि भाई डिवोर्स का कारण ये है कि इकोनॉमी खराब चल रही है, करता है। डिवोर्स का कारण ये है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है बच्चे को, कुछ भी कर सकते हैं। ये कारण है कि भाई महिला जो है उनको अब आजादी मिलने लग गई है, फेमिनिज्म का वेव चल रहा है, ये भी एग्जांपल है इसका। सोशियोलॉजी सीक्स टू आइडेंटिफाई कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन सोशल वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेन व्हाई द सोशल फिनोमेना अकर। दीज आर व्हाट, दीज आर वेरिएबल्स। शादी का जो आपका रेट हो गया या आपका डिवोर्स का रेट हो गया, ये चेंज होता रहता है विद टाइम, विद आपका विद प्लेसेस, विद क्लास, कास्ट, सब हर चीज चेंज होती है, विद रिलीजन। तो ये वेरिएबल है। तो सोशल वेरिएबल्स को जब हम किसी फिनोमेना के साथ जोड़ते हैं तब हमें समझ में आता है, और ये एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है हमें। एग्जाम्पल जैसे मैक्स वेबर का मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो उन्होंने क्या चीज जोड़ी, उन्होंने इकोनॉमी को जोड़ा किसी के साथ, रिलीजन के साथ, है ना। उन्होंने इकोनॉमी जो आपका कैपिटलिज्म वाला पार्ट है और उसको रिलीजन के साथ जोड़ा, जो कि प्रोटेस्टेंट एथिक था, उसके साथ जोड़ दिया उन्होंने। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी, ये भी हमें देखने को मिलती है सोशियोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एक सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या उसमें हमारा कोई पर्सनल बायस है, क्या वो जो हमारी आइडिया है उसके अंदर हमारी पर्सनल वैल्यूज इंक्लूडेड है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। वो जब एलिमिनेट हो जाता है, जब हम ऑब्जेक्टिवली ये देखते हैं कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी लाइफ जानने में या इस सिस्टम को जानने में, अब मैं इसे स्टडी कर लेता हूँ। अब अगर कोई, जैसे मैं मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मुझे इस्लाम के बारे में कुछ स्टडी करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये टास्क है कि मुझे अनबायस होके ये अपना डॉगमास और ये आइडियाज प्रेजुडिसेस हटा के, कि मेरा मुसलमानों के प्रति या मेरे समाज का मुसलमानों के प्रति क्या रवैया है, उस चीज़ को हटा के मुझे अब ये स्टडी करनी है। अगर मैं एक अमीर घर से आता हूँ तो मुझे ये हटा के स्टडी करनी है कि गरीब अपनी ज़िंदगी किस तरह जीता है। मैं गरीब के यहाँ से आता हूँ तो मुझे ये देखना है कि मुझे ये हटाना है कि अमीर अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीता है। जो मेरे डॉगमास है, जो मेरे प्रेजुडिसेस है, जो मेरे आइडियाज़ है, जो मेरे कॉमन सेंस है जो डेवलप हुआ है इतने सालों से, उसको मेरे को मुझे परे रखना पड़ेगा जब मैं स्टडी कर रहा हूँ। ओके, sociologists strive to maintain objectivity by following scientific procedures and minimizing personal biases. मैक्स वेबर, इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे, आगे भी देखते रहेंगे। एक तो वर्स्टेहन, मीनिंगफुल सोशल एक्शन का, वर्स्टेहन का, और आइडियल टाइप्स बनाए थे इन्होंने कुछ, इनका एक कॉन्सेप्ट आइडियल टाइप का। इसमें एक चीज को उसकी सर्वश्रेष्ठ लेवल, जो उसका बेस्ट लेवल है वहां तक लेके जाते हैं, उसके क्या पॉइंट्स है वो बताते हैं, और नीचे वाली चीज को उससे कंपेयर करते हैं। जैसे एक रिलीजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन्होंने एक आइडियल टाइप बना दिया, रिलीजन का आइडियल टाइप ये है, वो ये काम में मदद करता है, ये इस काम को अच्छा करने की कोशिश करता है, समाज में अच्छी चीजें लाता है, ये बुरी चीजें लाता है, वो एक आइडियल टाइप बना दिया। अब बाकी के रिलीजन को उससे कंपेयर करेंगे, हिंदुइज्म में ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ये पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे, तो ये इसका ये पॉइंट हो गया। इस्लाम में ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, तो इसका ये पॉइंट ये हो गया। ऐसे आइडियल टाइप से कंपेयर करते हैं, तो ये वेबर ने डेवलप किया था आइडियल टाइप्स का सिस्टम। तो मीनिंगफुल सोशल एक्शन के बारे में पढ़ना और ये आइडियल टाइप्स के बारे में पढ़ना, ये भी जो है ये मेथोडोलॉजिकल टूल्स हैं दोनों। और दरखाइम का जैसा आइडिया है आपका सोशल फैक्ट का, जो हमने देखा जैसे सुसाइड, कि भाई एक ऐसी चीज है जो एक्सटर्नल है और प्रेशर क्रिएट कर रही है एक इंडिविजुअल पे, ताकि वो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट कर सके। सुसाइड, मैरिजेस, ठीक है, रिलीजन, ये सब सोशल फैक्ट्स हैं आपकी। गवर्नमेंट तो किस तरीके से कोर्स करती है, क्या उसका एक पर्टिकुलर सेट है, क्या कोई आदमी जो है वो लॉ एंड अथॉरिटी के अंदर किस तरीके से आता है, उसको कैसे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, लॉ से कैसे मनवाए जाते हैं, ये सारी चीजें। तो ये भी एक साइंटिफिकली इसका खाका तैयार किया जा सकता है, एक प्रोसीजर तैयार किया जा सकता है ये जानने का। यहाँ पे भी वो पॉइंट क्लियर हो जाता है। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, ये भी हमें देखने को मिलता है सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी जो है ये जो सोशल रियलिटी है आपको, इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है, इसको समझने की कोशिश करती है कि किस तरीके से
मैं जो है तथ्य जुटा सकता हूँ, मैं किसी तरीके से एक थ्योरी डेवलप कर सकता हूँ, एक हाइपोथेसिस से। एक मुझे बस एक रैंडम थॉट आया, मैं लेटा हुआ था, मुझे एक रैंडम थॉट आया कि क्यों जैसे मान लीजिए जो मिडिल क्लास घर है, उनके घर पे चटक रंग लगे रहते हैं। क्या कारण है इसका? सादे रंग जैसे सफेद या हल्का नीला, ऐसा रंग क्यों नहीं लगाते ये लोग अपने घरों में? और चटक रंग जैसे लाल, रेड, ऑरेंज, डार्क ग्रीन, ये कलर क्यों लगाते हैं ये लोग? तो मेरा ये हाइपोथेसिस मान लीजिए। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो मैं जाऊंगा, मैं सर्वे करूंगा, मैं पूछूंगा लोगों से चीजें। तो ये ऑब्जर्वेशन, मेरे को एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लेकर आना पड़ेगा, एक प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से ये आइडियाज बनते हैं। क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो पॉइंट सही है या नहीं है? ओके। तो सोशियोलॉजी स्टडीज द सोशल रियलिटी थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन. Durkheim की study of social facts demonstrated that social phenomena could be observed and analyzed scientifically. कौन सा सोशल फैक्ट की बात करी थी दरखाइम ने? रिलीजन की बात करी, सुसाइड की बात करी, देखा ही हमने, है ना? मेजरमेंट्स एंड प्रेडिक्शंस, ये हम बात कर चुके हैं कि भाई एक्यूरेटली मेजर करना पड़ता है इसे। एक तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या मैंने पहले मैंने इनपुट क्या क्या लगाया है, मैं थ्योरी कैसे डेवलप करी है, मेरी रिसर्च मेथड्स क्या क्या यूज करी है मैंने, वो। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा उस डेटा का, फिर आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे उस डेटा के। ओके, तो आपने मेजर कर लिया, अब आप ये डेटा को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं इसको कि आगे आने वाले समय में कैसा क्या सिस्टम चलेगा। अगर यही यही चीजें चलती रही तो आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी। एक प्रिडिक्शन का एक आपको समझ यानी सिस्टम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी महिला महिला आरक्षण बिल आया आपका, ठीक है, पास हो गया, उससे क्या क्या बदलाव आएंगे समाज में, वो आपको पता है क्या क्या बदलाव आएंगे अगर उसे सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो, है ना? तो वो एक प्रिडिक्शन हो गया एक तरीके से। वो भी हमें यहाँ पे सोशियोलॉजिकल मेथड्स में देखने को मिलता है, और इसलिए भी बोला जाता है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? चलिए पहले ये देख लेते हैं। सोशियोलॉजी एम्प्लॉयज स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्केल्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू मेजर एंड एनालाइज सोशल फिनोमेना। रिपोर्ट्स देखते हैं हम, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, ये सब चीज़ें नोटिस करी जाती हैं। किसी का डेवलपमेंट देखना, जीडीपी वगैरह। ओके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया जाता है, फिर आपका एनसीआरबी की रिपोर्ट लाई जाती है, यू नो। बुगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल, ठीक है, ये एक बुगार्डस ने सोशल डिस्टेंस स्केल बनाई थी, जो कि क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ सोशल डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल डिस्टेंस की बात करता है बुगार्डस की स्केल है एक, उस पर ऐसे एक रेंज बनी हुई रहती है। आपने एक वो रेंज देखी होगी, आपको अगर आइडिया होगा तो। ये सेंटरिस्ट है, ये फार राइट है, ये नाजी हो गए, ये फार लेफ्ट हो गए, ये लिबरल्स हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाया करेगा वो लेफ्ट सेंटर है, ये राइट सेंटर है। अलग अलग टाइप की आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको एक पैटर्न में डेवलप कर दिया, तो ये आपका हो गया बोगार्डा सोशल डिस्टेंस। एक सामाजिक ग्रुप जो है वो दूसरे से कितना दूर है, ये वाली बात करते हैं। फिर है जनरलाइजेशन का पॉइंट, ये भी हम बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है, कर चुके हैं जनरलाइजेशन का, कि कैसे एक जगह पे तथ्य अगर हम जान गए तो हम उसे साइंटिफिकली हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शादी का कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल दिया था मैंने, कि शादी होती है, वो एक सोशल फैक्ट है, वही भारत में हो रही है तो वो चाइना में भी हो रही है, वही सेम शादी आपकी रशिया में भी हो रही है, वही सेम शादी आपकी जापान में भी हो रही है। करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन शादी होती है, एक पुरुष और एक महिला के बीच में शादियां हो रही हैं। सोशियोलॉजी फॉर्मुलेट्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स एप्लीकेबल टू सिमिलर सोशल सिचुएशन। दरखाइम का एक आइडिया है इसमें, जैसे he demonstrated that suicide rates exhibit regular social patterns while the incest taboo is regarded as near universal social institution across society. दरखाइम ने देखा कि भाई जो सुसाइड है वो कुछ कुछ जगहों पे ज्यादा हो रहा है, जैसे कोई डेवलप कंट्री है वहां पे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, जैसे जापान हो गया, जापान का एग्जांपल आपने देखा है। वहां पे लोग इतने सालों तक जीते हैं तो वो बोर हो जाते हैं इतने ज्यादा, तो वो सुसाइड कर लेते हैं लोग जाके। लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, आसान चल रही है, तो इच्छा नहीं हो रही जीने की, तो आत्महत्या कर ली लोगों ने। ये कारण हो गया सुसाइड का। पर जरूरी थोड़ी कि जर्मनी में भी वही कारण हो या भारत में भी वही कारण हो। भारत में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि भैया बहुत ही मुश्किल से जिंदगी चल रही है। जापान में जबकि इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि बहुत आसान जिंदगी चल रही है, स्ट्रगल नहीं है ज्यादा, जबकि यहाँ पे उल्टा है। बट ऑन दी अदर हैंड, जब हम जैसे बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इंसेस्ट टेबू का। आप आपने जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो आप अपने किनशिप में, किन ग्रुप में नहीं मना सकते।
जो लोग आपसे शादियों के या खून के नाते से जुड़े हुए हैं उनके साथ आप ये सब नहीं कर सकते। यानी आप अपनी स्पाउस के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जिनके खून का रिश्ता है उनके साथ आप ये रिश्ता नहीं बना सकते सेक्सुअल रिलेशन। तो ये सिर्फ भारत में नहीं है कि मैं अपने कजिन से शादी नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ भारत का सिस्टम नहीं है, ये हर जगह है, ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में लागू होता है, पूरी दुनिया में। ओके, लर्निंग टूल्स। Sociology provides a scientific understanding of social behavior, institution and social processes, enabling a better understanding of society and contributing to the solutions of a social problem. नए नए टूल्स डेवलप करता है सोशोलॉजी, किस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को, वो डेवलप करता है वो प्रोसेसेस, इसलिए ये साइंटिफिक है। साइंस भी वही करता है काम। अब हम थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं अगेंस्ट में। अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से ये सारे थिंकर्स बोल रहे हैं कि ये सोशोलॉजी साइंस का हिस्सा है, यानी ये प्रूव करते हैं, बोल नहीं रहे, ये प्रूव करते हैं कि हाँ ये साइंस है सोशोलॉजी। अब हमें देखना है कि कुछ आइडियाज ऐसे भी जो कि बोल रहे हैं कि नहीं ये साइंस नहीं है, ये अलग है साइंस से, ये एक अपने आप में अलग तरीके का एक नॉलेज सिस्टम है, लेकिन ये साइंस नहीं है। अब वो कौन है? ये बोलते हैं पहली चीज कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था साइंटिफिक वाले में कि ऑब्जेक्टिविटी है सोशोलॉजी में, अब कुछ लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सोशोलॉजी में आपको हमेशा ऐसा विरोधाभास या एक ऐसा डिलेमा देखने को मिलेगा आपको, कि आपको एक ही जगह पे प्रूव करना पड़ेगा कि जैसे कि हमने यहाँ कर रहे हैं कि एक चीज ऑब्जेक्टिव है भी और ऑब्जेक्टिव नहीं भी है। ओके, क्योंकि एक सेट ऑफ पीपल या एक सेट ऑफ आइडियाज बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, मैं तो ऑब्जेक्टिवली ढूंढ लिया ये वाला तथ्य। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी इसमें हर बात पे। तो आपको सोशोलॉजी में दिमाग ओपन करके रखना है, ये बिल्कुल साइंस के जैसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपका कोई फैक्ट है या कोई रूल है तो वो रूल है हर जगह अप्लाई होगा, वैसा नहीं होता सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी में आपको आइडिया ओपन रखना पड़ता है कि अगर आपको किसी की बात में लग रहा है कि हाँ दम है, और उसका पॉइंट ये प्रूव कर देता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा भी होता है, तो वो दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे उस आंसर में। इसलिए इतने सारे थिंकर्स बताने पड़ते हैं, क्योंकि इंसानी सोच बहुत ही यानी डाइवर्स है, बहुत ही अलग अलग तरीके की सोच है इंसानों की, और ये थिंकर्स की भी सोच इसी तरीके से डेवलप हुई है। पर्सपेक्टिव का चेंज है बस, सोचने का तरीका कैसा है, किस पॉइंट पे आप ज्यादा फोकस करते हैं उसका चेंज है बस। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी थी कि ऑब्जेक्टिविटी है सोशोलॉजी में, ये बोल रहे हैं कि यानी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है सोशोलॉजी में। अब क्या है वो पॉइंट इनका, देखते हैं। ये बोलते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट बिकॉज सोशोलॉजिस्ट देमसेल्व्स आर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मुझे अगर कोई रिसर्च करनी है तो मैं तो ऑलरेडी सोसाइटी का मेंबर हूं ना। जैसे मान लीजिए मुझे रिसर्च करनी है कि मिडिल क्लास ग्रुप में कितने लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जैसे मैं चला रहा हूँ एक, मान लीजिए यूट्यूब चैनल। तो क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ और मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो मेरा एक सब्जेक्टिव बायस है। हो सकता है मैं उन लोगों को बहुत प्राउडली देखूं कि हाँ यार तुम लोग तो यार बहुत अच्छे हो, काम कर रहे हो, मेरे जैसे ही काम कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा एक सब्जेक्टिव बायस हो गया, समझ रहे हैं आप? एंड देयर पर्सनल बिलीव्स, वैल्यूज एंड सोशल बैकग्राउंड्स में इन्फ्लुएंस रिसर्च। ये सारी चीजें जो है, जो भी आदमी रिसर्च करना चाह रहा है, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसकी वैल्यूज जो उसने बचपन से गेन करी है, जो उसके पर्सनल बिलीफ है, वो किस रिलीजन से आता है, किस कास्ट से आता है, किस क्लास से आता है, किस लैंग्वेज ग्रुप से आता है, वगैरह वगैरह, ये सब भी इसमें इम्पैक्ट डालती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे अ हिंदू एंड अ क्रिश्चियन में होल्ड डिफरेंट व्यूज ऑन द इशू ऑफ काउ स्लॉटर, मेकिंग कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी डिफिकल्ट। अगर मुझे ऐसे रिसर्च करनी पड़ी तो मुझे तो लगेगा कि भाई मैं हिंदू हूँ तो यार गाय का अगर काउ स्लॉटर हो रहा है तो कहीं तो गलत बात है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म से आता है, मान लीजिए कोई अमेरिकन से बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रोज खा रहा है स्टेक या हैमबर्गर, उसको क्या समस्या है? तो ये यहाँ पे ये कल्चरल डिफरेंस जो है ये ऑब्जेक्टिविटी को रोकता है, थोड़ा सा बायस क्रिएट करता है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर एक्नॉलेज दिस लिमिटेशन एंड एम्फसाइज द नीड ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और उन्होंने इसी को पुश किया। उन्होंने कहा, क्या कहा, देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी सिंस सोशल एक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग्स दैट इंडिविजुअल्स अटैच टू देम। अब शादी का कोई महत्व ही नहीं बचता। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा कि रिलीजन, अगर समाज में और कोई नहीं होता, दरखाइम ने बोला था अगर समाज में और कोई नहीं होता तो तुम रिलीजियस नहीं होते, है ना। तो उसी तरह शादी का इंस्टीट्यूशन शादी इसलिए है क्योंकि दो लोग मान रहे हैं, दो परिवार मान रहे हैं और ये समाज मान रहा है कि शादी होता है, कि भाई ये एक्सक्लूसिव राइट है आपका और आप दोनों को अपना
आपको जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, उसको फुलफिल करने का ये आपका एक्सक्लूसिव हक है। आपकी एक्सक्लूसिविटी एक दूसरे के ऊपर। ये आपकी पत्नी है, आप इनके पति हैं। अब और कोई आदमी आपको एक दूसरे का पति पत्नी नहीं बोल सकता, अपना पति पति नहीं बोल सकता। आप जुड़ गए अब साथ में। ये तभी तक वैलिड है जब तक समाज ये मान रहा है कि हाँ ये चीज वैलिड है। अगर समाज ने किसी ने बोल दिया कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, तो क्या है, तुम किसी से भी शादी कर लो, आज इससे कर लो, कल उससे कर लो, अगर ये सिस्टम आ गया समाज में और केओस मच गया इस तरीके से, तो फिर शादी का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, लोग प्रोमिस्क्यूअस है। अभी 6 महीने इनके साथ रिलेशनशिप है, अगले 8 महीने किसी और के साथ होगा, अगले 1 साल किसी और के साथ रिलेशनशिप होगा। क्योंकि उनको उनकी इंडिविजुअलिटी पता है, उनके उनके नीड्स पता है, उनको उनका सिस्टम पता है, प्रायोरिटीज पता है। पढ़े लिखे लोग हैं सब, उनको ये सारी चीजें पता है, तो अपने डिसीजन वो अपने हिसाब से ले रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसके पीछे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई इस चीज को जो है एक हम इसमें एक तरीके से हमारी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, जुड़ जाती है, और हम इसे कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। तो वेबर यही कह रहे हैं कि भाई इसको अगर हमको समझना है तो हमको जो आपका सोशल आपका ये एक्शन है, वो एक्शन तभी सोशल है जब उसके ऊपर एक मीनिंग अटैच्ड है। वर्स्टेहन का जो हमने बात करी, मीनिंग होना जरूरी है। और मीनिंग का मतलब क्या है, मीनिंग तभी आएगा ना जब मैं उससे कुछ रिलेशन होगा मेरा उस टॉपिक से, कि मुझे सेंसिटिव फील होता है शादी को लेकर, धर्म को लेकर। अगर मुझे धर्म को लेकर सेंसिटिव फील होता है तभी तो मैं जा रहा हूँ जलसों में नारे लगाने, या आतंकवादी गतिविधियों में लोग हिस्सा लेते हैं, वो उनको कुछ एसोसिएशन है ना उस चीज से, उस टॉपिक से। जब तक वो एक मीनिंग नहीं अटैच करेगा उससे, तब तक वो काम करेगा ही नहीं। तो मैक्स वेबर ये यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कि सोशियोलॉजी में एक्सपेरिमेंटेशन करने के हमारे पास चांसेस बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है, लगभग ना के बराबर है। मोस्टली हम थ्योरी डेवलप करते हैं और हम पूछ पूछ के देखने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए मैंने ग्रुप मंगाया, 100 लोगों का ग्रुप है जिनके साथ मेरे को बात करनी है। अब वो 100 लोग में से मुझे बात करनी है डिवोर्स रेट पे। अब वो 100 लोगों का ग्रुप आया, उनमें से एक भी आदमी डिवोर्स नहीं था, तो मैं कैसे प्रूव करूं भाई? एक कम से कम एटलीस्ट एक आदमी तो चाहिए जिसको लिए मैं बोल सकूं 1 आउट ऑफ 100 वॉज डिवोर्स, पर एक भी इसमें से डिवोर्स नहीं था। और दिक्कत यह है कि अगर मैं चूज करने बैठा कि उस आदमी को लेकर आओ, उस आदमी को लेकर आओ, उस आदमी को लेकर आओ, मैंने सुना उसका डिवोर्स हो गया, उसको लेकर आओ, तो फिर वो सोशियोलॉजिकल स्टडी रह ही नहीं गई। वो तो मेरा बायस आ गया ना, सब्जेक्टिव बायस, कि मैं लोगों को चूज कर करके ला रहा हूँ कि भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों का डिवोर्स हो गया तो मेरी जो थ्योरी है उसमें नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। रैंडम है ही नहीं वो चीज, समझ रहे हैं आप? तो जब तक ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन का डेवलपमेंट नहीं होता है हर जगह पे, तब तक हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट है आपका ये वैलिड है या नहीं है। Unlike natural sciences, sociology does not have a luxury of controlled environment where variables can be isolated and manipulated. ऐसा नहीं कर सकते अपन ना। हमारा हमने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जिसने कभी कोई समाज में कोई दूसरा आदमी देखा ही ना हो और उससे इंटरेक्शन ना किया हो। देखा होगा क्या? नहीं देखा है हमने कभी भी। कभी नहीं देखा होगा आपने ऐसा कोई इंसान। तो ऐसा एक लाना कि भाई मुझे बिल्कुल एकदम नए तरीके से जानना है। अरे हाँ, एक और पॉइंट ये कि अगर मान लीजिए कि आपको एक ऐसा इंसान मिल भी जाता है जिसने आज तक कभी इंटरेक्शन किया ही नहीं समाज के साथ, तो आप जो उसे सामाजिक तथ्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो जानकारी तो वो दे ही नहीं सकता ना। मैं बोलूंगा गरीबी के बारे में बताओ, तो उसको पता ही नहीं है गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या है? रिलेटिव डेप्रिवेशन है गरीबी। मेरे पास पैसा है, मेरे से नीचे वाले के पास थोड़ा सा मुझसे कम पैसा है, तो वो मुझसे गरीब है, रिलेटिव है। अब जब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि कौन अमीर गरीब होता क्या है, पैसे क्या होते हैं, तो मैं बता ही नहीं सकता अमीरी गरीबी क्या है। कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक हॉथॉर्न इफेक्ट है एल्टन मेयो का। हॉथॉर्न एक जगह थी यूके में, उसके ऊपर इन्होंने का वहां पे एक आपकी मिल थी, ऑटोमोबाइल कंपनी। तो वहां पे ऑल्टन मेयो ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वहां पे जाके बात करी, पूछा क्या है क्या नहीं है, और उन्होंने समझने की कोशिश करी कि होता क्या है। तो हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या होता है कि हॉथॉर्न इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल चेंज देयर बिहेवियर व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। क्लासरूम है, टीचर नहीं आई है, बच्चे चिल्ला चपेट रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई रैंडमली टीचर आ गई एक, सब शांत, पूरी क्लास शांत। क्या कारण है इसका? इसे हम कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। इन्होंने फैक्ट्री में ये नोटिस किया एल्टन मेयो ने कि जब तक कोई सुपरवाइजर आके काम नहीं देख रहा था तब तक काम में बहुत ज्यादा
टाइम लग रहा था। फिर एक सुपरवाइजर को लाके खड़ा कर दिया कंपनी वालों ने, तो काम जल्दी होने लग गया। फिर 5 सुपरवाइजर को लेकर आ गए कंपनी वाले, अब काम फिर लेट होने लग गया। अब इसका क्या कारण है? पहले तो लोग जो थे वो फ्री थे, बिल्कुल काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, कौन देखने आ रहा है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई कुछ नहीं। एक सुपरवाइजर आया, उसने सब चेक करना शुरू किया कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम ये मक्कारी कर रहे हो, ऐसा ऐसा। तो लोगों ने बोला कि हाँ यार ये बात तो सीरियस है, तो काम करते हैं ढंग से। फिर 5 सुपरवाइजर आ गए। 5 सुपरवाइजर जब लेकर आए तो भाई 5 सुपरवाइजर, कोई ये सेक्टर देख रहा है, कोई वो सेक्टर देख रहा है, कोई ये सेक्टर देख रहा है, कुछ लोगों की शिफ्ट चल रही है, एक आया फिर उसकी जगह दूसरा आया। फिर उसमें क्या हो रहा है कि भाई कंपटीशन चल रहा है आपस में सुपरवाइजर्स में। तो इसकी वजह से टाइम और पुश होने लग गया, लोग रिजेंट करने लग गए उन लोगों की प्रेजेंस को। तो लोगों ने बोला अरे अच्छा मेरे को देखेगा क्या तू, मैं करूंगा ही नहीं काम, ले। और टाइम पुश होने लग गया। तो इस तरीके से हॉथॉर्न इफेक्ट की स्टडी करी थी एल्टन में उन्होंने। ओके, तो ये बोलते हैं एक्सपेरिमेंट जो करने का तरीका है ये हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि मुझे ये प्रूव करना है कि एक आदमी से क्या क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे आदमी जब ढल गया उस सिचुएशन में, जब वो वर्कर्स ढल गए उस सिचुएशन में कि आदमी के रहने पे ये करना है, यहाँ से बचना है, ये लूप होल है, ये इस रो में इस टाइम घूमता है, तो अपन लोग थोड़ी देर 10-15 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं। तो 4-5 दिन के बाद उन लोगों को समझ में आ गया। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो रहा ही नहीं। अब ये चीज को मैं रेप्लीकेट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए यहाँ से मैं उन लोगों को हटा देता हूँ सुपरवाइजर्स को, 3-4 महीने लोग फिर स्लगिशली काम करते हैं, फिर मैं एक आदमी को लेकर आता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे वही रिजल्ट मिले जो मुझे पहली बार में मिले थे। तो एक्सपेरिमेंटेशन का यहाँ पे एक ये इशू है सोशियोलॉजी में। ओके, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है सोशियोलॉजी में। हमने देखा कि कैसे सोशल जो आपका ह्यूमन जो बिहेवियर है वो बहुत डायनामिक है। मुझे आज आप गाली दे दो, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं बहुत अच्छे मूड हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। कल आप मुझे गाली दे दोगे, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, हो सकता है मैं आपका खून कर दूं उस गुस्से में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हर बात पे हो सकता है। उसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर जो है ये डायनामिक होता है, and it is constantly influenced by changing social, cultural and historical conditions, making precise prediction difficult. Exactly आप नहीं बता सकते कब एक आदमी या एक ग्रुप किस तरीके से एक्ट करेगा। हम जैसे अभी आंदोलन देख रहे हैं, अभी आरक्षण का आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, कॉकरोच जनता पार्टी के सॉरी वो जो है हमारा आरक्षण विरोध समिति जो है उसका आंदोलन चल रहा है। तो उसमें बहुत सारे SC ST वर्ग के लोग भी हैं जो लोग भाग कर ले रहे हैं, उनकी अपनी अलग डिमांड्स है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी के पूरी तरह समर्थन में है। वो SC ST अगर आप एक्ट लेकर आएंगे, उसकी बात करेंगे, तो हो सकता है वो आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि आरक्षण की बात चल रही है, हो सकता है इसलिए वो आपके साथ हो। तो ये ऐसे डायनामिक नेचर होता है ह्यूमंस का। किसी बात पे कुछ है, किसी और बात पे कुछ और है। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्क एंड बेनब्रिज। They argued that despite modernization, religion continues to revive in many societies, making social change difficult to predict. रिलीजन के ऊपर बात करी थी कि भाई मॉडर्नाइज तो हो रही है समाज, लेकिन रिलीजन भी जो है वो हटा नहीं है पूरी तरीके से। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होना चाहिए कि भाई स्टेट में आपका सिस्टम नहीं चल रहा है रिलीजन का, जो आपका स्टेट की पॉलिसीज है उसमें रिलीजन जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, इट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। बट इट इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी अगर शपथ लेता है तो आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड लेता है, वहां पे जो प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेता है। भारत में भी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अरे अगर तुमको क्या पता ईश्वर है या नहीं है, लेकिन तुम ईश्वर की शपथ ले रहे हो। रिलीजन रिलीजन जो है वो पूरी तरीके से वहां से अलग नहीं हुई है पॉलिटिक्स से, है ना। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। फिर एक एग्जांपल आता है कि आपका इनएक्यूरेट मेजरमेंट। ये मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये रिजल्ट मिला, कि 4 दिन के बाद हमने फिर से किया वो एक्सपेरिमेंट, तो हमें कुछ और रिजल्ट मिला, तो हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जबकि अगर मैं 3 माले से एक बॉल छोड़ दूं नीचे, तो मुझे हर बार सेम स्पीड सेम टाइम मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कुछ माइक्रो सेकेंड्स, लेकिन टाइम लगभग लगभग वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें यही इनएक्यूरेट होते हैं मेजरमेंट के कुछ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस के। वो है क्या क्या कि मैनी सोशल फिनोमेना सच एज इमोशंस, एटीट्यूड्स, values, relationships cannot be measured with the same precision as a physical phenomena. बॉल कितनी स्पीड से नीचे गिर रही है, कितनी टाइम लग रहा है उसको 3 माले से नीचे गिरने में, 3 फ्लोर से नीचे गिरने में, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मुझे मेरे देश का जनगण मन सुन के, राष्ट्रगीत सुन के, राष्ट्रगान सुन के क्या प्राउड फील होता है किस तरीके से, वो आप मेजर नहीं कर सकते।
ठीक है। A large part of human interactions are subjective experiences cannot be quantified with the precision found in the natural sciences. एग्जाम्पल क्या है इसका? रिलेशनशिप सच दैट बिटवीन अ मदर इन लॉ एंड अ डॉटर इन लॉ कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू प्रिसाइज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। सास बहू का रिश्ता नहीं तोला जा सकता, कहीं पे अच्छा है, कहीं पे खराब है, कहीं पे थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब है, कैसा भी हो सकता है। लैक ऑफ जनरलाइजेशन देखने को मिलता है हमें। सोशियोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरा जैसे मेरे माता पिता के साथ रिलेशनशिप है, मैं मेरे मम्मी पापा के सामने गालियां नहीं दे सकता किसी को, भले ही मुझे कितना भी गुस्सा आ रहा हो। बट इज इट एब्सोल्यूट फॉर एवरी हाउस इन इंडिया? मे बी नॉट। मेरे पिताजी ने मुझे आज तक गाली नहीं दी कोई भी, बट इज इट एब्सोल्युटली श्योर फॉर एनी हाउस इन इंडिया कि एक बाप अपने बच्चों को गाली नहीं देता? मैं धर्म मानता हूं क्योंकि धर्म मेरी बात मानता है। ऐसा कहीं कहीं जगहों पे पॉसिबल हो जाता है, कहीं कहीं जगहों पे नहीं हो पाता। तो ये जो है, ये जनरलाइजेशन जो हम करते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को हम जिस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं थॉट्स को, जैसे स्कूल का आइडिया हो गया, मैरिज का आइडिया हो गया, ये आप टोटली जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे आदिवासियों में शादी अलग तरीके से होती है, टिपिकल हिंदू जो नॉर्थ इंडियन हाउस होल्ड है उसमें अलग तरीके से होगी, साउथ इंडियन हाउस होल्ड में अलग तरीके से होगी शादी, है ना। अब शादी का इंस्टीट्यूशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हम जनरलाइज कर दिया उसी सेम प्रोसेस को, उसी सेम एस्पेक्ट्स को? इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हो रहे हैं उसमें, बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, शादी के बाद कहाँ रहा जाएगा? जैसे आसाम वगैरह में जैसे जयंती है, खासी ट्राइब है मान लीजिए, वहाँ पे है जो आदमी है वो शादी करने के बाद महिला के घर चले जाते हैं, यानी महिला वहाँ पे आदमी के घर नहीं आ रही, आदमी महिलाओं के घर चले जा रहे हैं। पर क्या इसे मैं जनरलाइज कर सकता हूँ इस प्रैक्टिस को? नहीं, नहीं कर सकता। ये यूनिक प्रैक्टिस है उस पर्टिकुलर रीजन की। ये वाला पॉइंट यहाँ पे है कि हम जनरलाइजेशन नहीं दिखा सकते बहुत सारी जगहों पे। Human behavior varies across societies, cultures, and historical period, making universal generalization difficult. Example: the nature of student-teacher relationships differ across societies and educational system. बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप भी होता है, पर वो क्या हर जगह वैलिड है? नहीं, हर जगह वैलिड नहीं। टर्मिनोलॉजिकल इनएफिशिएंसीज, कुछ इनएफिशिएंसीज है इसकी जो टर्मिनोलॉजी है सोशोलॉजी, जिस तरीके से इसके शब्द बनाए गए, जो थ्योरीज बनाई है, उसमें कुछ इनएफिशिएंसीज है जो प्रूव नहीं करती कि भाई जो ये बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है वही फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है सामने मेरी आंखों में। ये मैं 100% नहीं बता सकता आपको। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आर ऑफन एब्स्ट्रैक्ट, डायनामिक एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिफाइन विद प्रिसीजन। बहुत सारी चीजें जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना कभी कभी, वो वाले पॉइंट है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट सच एज कास्ट, क्लास ऑफन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड कंटेक्स्ट। अगर मैं जात की बात करूँ, कास्ट की बात करूँ, इंडिया में एग्जिस्ट करता है कास्ट, ओके, सऊदी अरेबिया में नहीं करता, टर्की में नहीं कर रहा है कास्ट एग्जिस्ट, ग्रीस में नहीं कर रहा है कास्ट एग्जिस्ट। मैं उन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कास्ट क्या होती है? तो हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी ही नहीं है कि हम समझा सके किसी को कि ये कुछ सोशल फिनोमेना क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। इडियोग्राफिक रेदर देन नोमोथेटिक, ये हम बात पहले कर चुके हैं इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। नोमोथेटिक मतलब जनरलाइजिंग, इडियोग्राफिक मतलब यूनिक। तो ये बोल रहे कि सोशोलॉजी जो है ये इडियोग्राफिक है, यानी पर्टिकुलर टाइप की बात करती है, ये एक यूनिक टाइप की बात करती है, ये जनरलाइज या नॉर्मलाइज नहीं कर सकती कुछ चीजों को, नॉर्मेटिव नहीं है, नोमोथेटिक नहीं है। तो सोशियोलॉजी प्राइमरली सीक्स टू अंडरस्टैंड यूनिक सोशल situations and human meanings, that is idiographic idea, whereas natural sciences aim to formulate universal laws, that those are nomothetic concepts. Okay, इसमें आपके थिंकर है विंडलबैंड एंड रिगर्ट। दे डिस्टिंग्विश बिटवीन इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक साइंसेस, क्लासिफाइंग सोशियोलॉजी क्लोजर टू द फॉर्मर, यानी सोशियोलॉजी जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये इडियोग्राफिक है ना कि नोमोथेटिक है। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया दोनों का, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक का, और उसके हिसाब से बताया कि भाई कैसे सोशियोलॉजी जो है इडियोग्राफिक में ज्यादा है, नोमोथेटिक कम है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे, वही कि नोमोथेटिक का मतलब जनरल लॉज जो बन ही नहीं रहे हैं, डिडक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिविस्ट होना चाहिए नोमोथेटिक। हर जगह पॉजिटिविज्म अप्लाई भी नहीं हो रहा है, हमने अभी देखा, ठीक है, जो अगेंस्ट में थे।
हॉर्न इफेक्ट वगैरह, कि भाई ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा पॉजिटिविटी घर पे चली जाएगी, क्योंकि उसको पता है जिस सब्जेक्ट को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसको पता है कि तुम क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, तो वो अपना जो पर्सनैलिटी है, जो अपना सिस्टम है वो उसको चेंज कर लेगा। नेचुरल साइंस में नोमोथेटिक लगता है ये अप्लाई हो जाती है हर जगह पे, और जनरलाइजेशन भी लग जाता है इसमें आपको नेचुरल साइंसेज में। सोशियोलॉजी में आपका आता है यूनिक केसेस, हर पर्टिकुलर इंसान, हर पर्टिकुलर ग्रुप, हर पर्टिकुलर सोच, हर पर्टिकुलर रिलीजन अलग अलग है, अलग अलग सोच रखता है, अलग अलग मान्यताएं हैं, कल्चर ट्रेडिशन, हर चीज अलग अलग है उनकी। इंटरप्रिटेटिव होता है, आज इसका मीनिंग ये है, कल उसका मीनिंग बदल जाएगा, लोगों के सोचने के और तर्क लगाने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज का मतलब क्या होगा, किसी चीज का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इंटरप्रेटिविस्ट सेम मतलब है। इंटरप्रेटिव का मतलब है कि भाई मैं इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूँ, इंटरप्रेटिविस्ट का मतलब है इंटरप्रेट हो सकता है आइडिया। यहाँ पे आइडिया लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप ये आइडिया ब्रांच आउट हो गया और अलग अलग मुझे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में मिल गए। सोशियोलॉजी ये बहुत सही जगहों पे करता है। सुसाइड में हमने देखा, अब सुसाइड बेसिकली इट कम्स अंडर अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी प्लस फिलोसफी। मौत का जो कॉन्सेप्ट है फिलोसफिकल है, और जो खुद की इच्छा से मरने का सिस्टम है वो साइकोलॉजिकल है, आपके दिमाग में चल रहा है, पर इट कैन बी रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। तो इंटरप्रिटिविज्म का मतलब ये होता है। ह्यूमैनिटीज का पार्ट होता है एडियोग्राफिक्स मोस्टली हर जगह पे, और मीनिंग्स अंडरस्टैंड करने में काम आता है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, अब हमने ये देख लिया कि क्या क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं और क्या क्या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम समझते हैं जो हमारा मेजर चंक था साइंटिफिक मेथड का सोशियोलॉजी से रिलेटेड, वो वाला पार्ट कवर हो गया। अब हम थोड़ा क्रिटिसिज्म देखते हैं कि जो साइंस की हम बात कर रहे हैं, इतनी बार हमने बात करी साइंस 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 क्या होता है, वो साइंस को हम टटोलने की कोशिश करते हैं कि कहाँ सही है ये और कहाँ गलत है, इसके इश्यूज क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात जानते हैं हम। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्रिटिक इज अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम ही है साइंस, साइंटिफिक मेथड इन क्रिटिक, तो इसलिए क्रिटिसिज्म जो है हमें सेपरेटली देखना पड़ रहा है। ओके, तो क्रिटिसिज्म ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में हमें देखने को मिलता है कि साइंस क्या करता है, सोशियोलॉजी जो इतना एब्स्ट्रैक्ट है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको लगाम लगाने का काम करता है। इसी तरीके से तोलना है, इसी तरीके से समझना है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करो। एक गार्ड रेल बना दी आपने, इसी के अंदर चलना है, तो वो आपका जो है लिमिट करता है क्रिएटिविटी को आपकी, सबसे पहली बात। ठीक है, इस पॉइंट पे आपके थॉमस कून है जो आपके थिंकर, इनकी किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। व्हाट डज ही से, ही आर्ग्यूज दैट साइंटिफिक प्रोग्रेस occurs through paradigm shifts rather than rigid adherence to a single scientific method। पैराडाइम शिफ्ट होने चाहिए। साइंटिफिक जो आपके चेंजेस आते हैं समाज में वो एकदम ड्रास्टिक चेंज होते हैं, जैसे आईफोन। आईफोन एक ड्रास्टिक चेंज था मोबाइल टेक्नोलॉजी में। एआई एक ड्रास्टिक चेंज है कम्युनिकेशन में और कंट्रोल में, कंप्यूटर कंट्रोल्स में, है ना। इंटरनेट एक ड्रास्टिक चेंज था, और आपका स्टेम टेक्नोलॉजी हो गई, फिर आपका ये हो गया आईवीएफ वगैरह हो गया। एक ड्रास्टिक चेंज है, साइंटिफिक चेंजेस जो होते हैं ड्रास्टिक होने चाहिए, पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, जैसे सोशियोलॉजी कैसे धीरे धीरे डेवलप करती है, साइंस वैसे धीरे धीरे डेवलप नहीं करता, एक बड़ा शिफ्ट आता है अचानक से। नो प्री डिफाइंड लिमिट्स, कोई, जैसे सोशियोलॉजी है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी किसी भी टॉपिक में बात कर सकते हो आप सोशियोलॉजी में। लेकिन साइंटिफिक अगर नॉलेज अगर आपको लाना है, तो साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए एब्सोल्यूट, बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। इट कैन बी रेप्लिकेटेड, एक्सपेरिमेंटेड विथ, ओके, एंड रिक्रिएटेड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर जैसे मैंने बोला भोपाल में कितनी गरीबी है और दिल्ली में कितनी गरीबी है, तो डिफरेंस है दोनों में। लेकिन भोपाल में ग्रेविटी की वैल्यू क्या है और दिल्ली में ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, तो उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, HCl और H2SO4 को अगर मैं यहाँ मिलाऊंगा तो भी मुझे नमक मिलने वाला है, दिल्ली में मिलाऊंगा तो भी नमक मिलेगा, अमेरिका में मिलाऊंगा तो भी नमक मिलेगा। तो साइंटिफिक नॉलेज इज प्रोबेबिलिस्टिक रेदर देन एब्सोल्यूट। नो साइंटिफिक थ्योरी कैन बी कंसिडर्ड परमानेंटली ट्रू। ये वाला पॉइंट भी सही है। हमने जैसे देखा ना, हमने जो इवेल्युएट कर रहे थे, हम जो ऊपर हमने डायग्राम्स देखे थे पिछले लेक्चर में, तो आपने देखा कि भाई एक थ्योरी बन जाती है और वही थ्योरी के ऊपर हम फिर से कोशिश करते हैं कि इसे फॉल्सिफाई करने की कोशिश करी जाए,
और कुछ नए तथ्य हम क्या हमें मिल सकते हैं, कुछ परमानेंट आइडियाज जो है उनको हम तोड़ के फिर कुछ नए आइडियाज लेकर आते हैं, जो कि इनरिच करता है हमारा सिस्टम ऑफ साइंस, थोड़ा 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 करके। तो साइंटिफिक मेथड का एक ड्रॉबैक है कि भाई ये टिका हुआ नहीं रहता अपनी बात में, ये बदलता चला जाता है। एग्जाम्पल कार्ल पॉपर, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी इनकी किताब है, आर्ग्यू दैट साइंटिफिक थ्योरीज मस्ट ऑलवेज रिमेन ओपन टू फॉल्सिफिकेशन। है ना, वही बात करी मैंने कि भाई थ्योरी बन गई, अब इसके ऊपर अटैक करना चालू करो, कोशिश करो कि ये फॉल्सिफाई हो जाए, तभी तो हमें कुछ नई चीज मिलेगी, उस थ्योरी से कुछ नया चीज समझने को आएगा। कॉलोनाइजेशन बाय साइंस, science has increasingly become an instrument of state and capitalism, limiting human freedom instead of promoting. मैं मेरे घर पे न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना सकता, भले ही मुझे बनाना आता हो, बंदूक नहीं बना सकता, लॉ के खिलाफ है। तो साइंटिफिक जो है इसको थोड़ा सा कॉलोनाइज कर दिया गया है, ये बोला जाए कॉलोनाइज कर दिया साइंस को, इसके ऊपर लगाम लगा दी गई है, कुछ पर्टिकुलर लोगों का अधिकार है इसके ऊपर, जैसे गवर्नमेंट, आपके और मेरे लिए नहीं है ये सब। मैं स्पेस में अगर ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता हूँ, मालूम एक अनमैन्ड फ्लाइंग व्हीकल है, ठीक है, उसको उड़ाने की कोशिश करूंगा तो पुलिस आ जाएगी मेरे घर पे कि तुम क्या कर रहे हो ये, क्योंकि सरकार को अधिकार है वो करने का, मुझे नहीं है। ओके, इसमें एग्जांपल है आपका थियोडोर अडोर्नो का। ही आर्ग्यूड दैट व्हाइल साइंस इनिशियली sought टू अंडरस्टैंड नेचर, इट लेटर केम टू डोमिनेट एंड exploit both nature and society, eventually becoming colonized by the state. जब साइंस आया समाज में, लोगों को समझ में आना चालू हुआ कि साइंस होता क्या है, तो इसने समझने की कोशिश करी कि नेचर को समझते हैं, कुछ अच्छी चीजें करते हैं, कुछ आ, हम नए आइडियाज लेकर आते हैं, नई थ्योरीज लेकर आते हैं, नया सिस्टम लेकर आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ये डोमिनेट करने लगा बाकी चीजों को भी। हम जैसे साइंटिफिक रैशनल है आपका, आपकी जो सोच है, टेम्परामेंट है, अगर मैं ये बोल दूं कि भगवान होते हैं, तो अगर आप एक रैशनल माइंड के होंगे, अगर आप साइंटिफिक माइंड के हैं, तो आप बोलेंगे कैसे आप होते हैं, आप मुझे प्रूव करके बताइए। आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आप प्रूफ करके बताइए। जब आपने प्रूफ मांगा तो वहीं से आप ये बात समझ में आ गई कि दैट यू आर अ मैन ऑफ साइंस, यू आर नॉट अ थियोलॉजिकल पर्सन, या बाबा जी नहीं है आप एक मैन ऑफ साइंस है। आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे प्रूव हो रहा है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि धीरे धीरे चल के अब एक आइडिया डेवलप हो गया, स्टेट भी ये आइडिया ले लिया, स्टेट ने पिक कर लिया कि आपको जो अपना रिलीजन है वो आप अपने तक रखिए, अपने फेथ को, आप दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश मत करिए अपने धर्म को। आपके फंडामेंटल राइट्स में आ गया है। ओके, अभी फंडामेंटल राइट्स का में आने की वजह से अब इसका कंट्रोल किसके ऊपर है, अब इसका कंट्रोल है स्टेट के ऊपर। अब स्टेट चाहे तो मंदिर बनवाने के लिए पैसा दे सकता है, स्टेट को अधिकार है, आप नहीं दे सकते क्योंकि समाज ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है। तो ये वाली सारी चीजें भी इसमें आने चाहती हैं कि भाई कॉलोनाइजेशन हो रहा है साइंस का, सरकार ने, स्टेट ने इसके ऊपर कंट्रोल जमा के रखा हुआ है साइंस के ऊपर। अगला पॉइंट है आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैन नॉट बी मेजर्ड। कार्ल यंग का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इमोशंस ऑफ द हार्ट कांट बी मेजर्ड, यहाँ पे भी वही एग्जांपल है मोस्टली। ठीक है, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, ये एक ड्रॉबैक है साइंस का। हैप्पीनेस, ब्यूटी, प्लेजर, ये मेजर नहीं कर सकते हम। कार्ल यंग, he argued that methodology should be discipline specific because subjective experiences cannot always be studied scientifically. जो मेथोडोलॉजी है आपकी, वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए अलग अलग होती है। साइंस के लिए यानी फिजिक्स के लिए पता करने का तरीका अलग है, मेथड्स अलग है, यूज होती है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन की। सोशल साइंस के लिए अलग होंगी, फिलोसफी के लिए अलग होंगी, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग होंगी। सिस्टम मेथड्स जो है, मेथोडोलॉजीज जो है वो चेंज होती रहती है विद साइंस। ओके, और दूसरी बात ये बोलते हैं कि भाई ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि एक पॉइंट अगर मैं अप्लाई कर दूं, जैसे मान लीजिए मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से ही प्रूव करना चाहता हूँ कुछ, तो फिजिक्स में क्या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लगाऊं, मैं 10 लोगों को खड़ा कर दूं, बोलूं बॉल फेंको, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? ना, मैं उनसे जानने का मुझे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझे उनके बारे में जानने की कोई चाहत नहीं है, मुझे ये जानना है कि कितनी स्पीड से बॉल नीचे आती है। तो इसमें ये साइंटिफिक मेथड में चेंज आ गया दोनों में, है ना। एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज, जो स्टडी ऑफ नॉलेज होता है उसे हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म मतलब, एनार्किज्म का मतलब तहस नहस कर देना,
ये स्टडी ऑफ नॉलेज है, जो लेजिटिमेट आइडिया है आपका समझने का, कोई चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को, उस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। साइंस का मतलब ये होता है। और ये क्या कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश करती है ये बात हमारे ऊपर। तो साइंस शुड नॉट बी रिगार्डेड एज द ओनली लेजिटिमेट मेथड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। अभी हमने जैसे एग्जांपल देखा था, इमानुएल कांत कहते हैं कि साइंस भी होता है और फिलोसफी भी होती है, तो एक और मेथड उन्होंने ढूंढ के रखा है कि होता है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे पॉल फेयरबैंड जो है, ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रिलाय मत करो कि साइंस क्या कहता है इस चीज को लेकर, क्योंकि कार्ल यंग ने जैसे एग्जांपल दे दिया कि मन की भावना है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है ना ये भी। तो ये वाली सारी चीजें भी इसमें आती है। तो ये बोल रहे हैं पॉल फेयरबैंड, यहाँ पे आपके थिंकर आएंगे, इनका एक कॉन्सेप्ट है एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे आप ये। मेंटेनिंग दैट रिजिड एडहेरेंस टू साइंटिफिक मेथड रिस्ट्रिक्ट्स द स्पिरिट ऑफ रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। ओके। ब्लाइंड फेथ इन साइंस, treating science as infallible transforms it into a new form of belief rather than a method of inquiry। अब जैसे जो ये है एथियस्ट और एग्नोस्टिक जो है, ये बोलते हैं कि तुमको क्या पता, तुम तो धर्म के आदमी हो, तुमको आता थोड़ी होगा कोई साइंटिफिक बात। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एथियज्म आज के टाइम में अपने आप में एक रिलीजन है, क्योंकि उसके एक सेट रूल्स, गाइडलाइंस और थ्योरीज है, आइडियाज है। जब हम रिलीजन में पढ़ेंगे सेक्ट्स एंड कल्ट्स के बारे में, तब आप समझेंगे वहां पे कि एथियज्म भी किस तरह कैसे अपने आप में ही एक कल्ट है बेसिकली। ठीक है। तो ये कल्ट होने की वजह से जैसे ये है कि भाई हर चीज आप अगर आपने साइंस साइंस पे ही डाल दिया, तो आप अपने जो क्रिएटिविटी है, अपने जो आइडियाज है, जो इंटरेस्ट है, जो डिरेल होना चाहते हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स में नहीं आना चाहते, बंधना नहीं चाहते, जैसे इमोशंस की स्टडी करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की स्टडी करना, ये सारी चीजों की जब मुझे स्टडी करनी है, तो मैं साइंटिफिक मेथड कहाँ से लाऊं, उसमें कोई काम ही नहीं आएगा कभी भी मुझे। तो बोल रहे इस पे रिलाय नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए साइंस में, ये और ये इसका एक ड्रॉबैक है। ओके। अब इसमें आपके बाजुन आते हैं, जैक बाजुन। He argued that blindly accepting scientific conclusions turns science into a new form of divination or unquestioned faith. Very important words, okay? Divination, unquestioned faith. साइंस को अपने आप में इतना महान बता दिया कि भैया इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, अब तो कोई भी चीज इससे ऊपर नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। तो ये भी एक एक्सट्रीम एंड है, एक गलत पॉइंट है। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन, ये अगला पॉइंट है आपका। ये क्लियर बाउंड्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब साइंस जो है क्लियर बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाता। अभी ये डिसाइड कर लिया, आज से 4 साल के बाद कुछ और नई थ्योरी आ जाएगी, वो इसमें जुड़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। 4 साल के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फॉल्सिफाई करने के लिए तो बोला ही है। कार्ल पॉपर का हमने एग्जाम्पल देखा था, उन्होंने बोला फॉल्सिफाई अगर होता जा रहा है तो करते जाओ, नई नई चीजें जोड़ते जाओ, पर इसकी वजह से इसकी एक लिमिट नहीं होती, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये कभी रुकेगा नहीं साइंस का आइडिया, जो कि एक इशू है। हम सिर्फ प्रूफ ही करते चले जा रहे हैं, हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। हर नई टेक्नोलॉजी के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं आ रहा, कहीं पे भी रुक नहीं रहा है कुछ भी। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक नॉलेज। ये आदमी जज नहीं कर पा रहा है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे जो है आपका, जैसे मैं एग्जांपल कैसे दूं इसका, एक मैं जैसे हम मान लीजिए एक थ्योरी है जैसे कि शादी, ओके। अब एलजीबीटीक्यू समुदाय है जो, उनको शादी करनी है साइंटिफिकली। इफ वी स्टडी साइंटिफिकली, सपोज आइडियाज ऑफ ये कि भाई जेंडर स्टडीज हो गई, आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट हो गया, या क्लास हो गया कि किस पर्टिकुलर क्लास के लोग ज़्यादा इस तरीके की एलजीबीटी की शादी कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हो, तब भी भारत में रहना। कि जैसे अर्बन अगर आप सोसाइटी से आते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप गाँव में रह रहे हैं और आपका पूरा गाँव कंजर्वेटिव है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिफिकली ये स्टडी कर सकते हैं कि भाई कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पर जब हम उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे किसी इंसान के, जब हम ये डिवाइड भूल जाएंगे कि भाई उसके अंदर क्या, भाई अगर मैं किसी से इनसेंसिटिव क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन क्वेश्चंस का, ये जब मैं चीज भूल जाऊं तो इशू है। प्रॉपर एक डिवीजन नहीं है कि कहाँ पे रुक जाना है हमें।
डिमार्केशन नहीं है दोनों के एट्रीब्यूट्स का। Karl Popper highlighted the problem of demarcation, arguing that falsifiability distinguishes scientific theory from non-scientific theory. कार्ल पॉपर बोलते हैं कि अगर साइंटिफिक थ्योरी तो हम इसे फॉल्सिफाई प्रूव कर सकते हैं, हम उसे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नॉन साइंटिफिक थ्योरीज के लिए नहीं। शादी होती है तो होती है, मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि शादी नहीं होती है तो क्यों नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, उसका कारण मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। या तो ये मेरे मन में है या मेरे को ऐसा इन्फ्लुएंस किया गया, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को रोक नहीं पा रहा हूँ एक पर्टिकुलर साइंटिफिक लेवल के बाद। मैथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म है, आपको साइंस में देखने को मिलेगा। एक चीज को समझने के बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। तो साइंटिफिक मेथड शुड नॉट बी द ओनली अप्रोच ऑफ स्टडिंग सोशल रियलिटी। सिर्फ अगर मुझे जानना है किसी चीज के बारे में तो जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ साइंस के रास्ते से जाऊँ, फिलोसफी के, थियोलॉजी के, इकोनॉमी के, अलग अलग रास्तों से मैं पहुंच सकता हूँ वहां पे। जेएस मिल क्या बात करते हैं, जेएस मिल एडवोकेट करते हैं इस मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म को और एम्फसाइज करते हैं द नीड टू एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। एंथ्रोपोलॉजी आ रही है तो भाई आर्कियोलॉजी करके देखो, इंस्क्रिप्शंस खोज के देखो, एथनोग्राफी करके देखो, है ना। सोशियोलॉजी आ रही है तो अलग अलग साइंटिफिक अप्रोचेस लगा के देखो चीज़ों में, क्वेश्चनर बनाओ, केस स्टडीज ढूंढो, ठीक है, रिकॉर्ड्स देखो, प्राइमरी सोर्सेज ढूंढो, सेकेंडरी सोर्सेज ढूंढो, ये सही चीज़ें करो। आप रुको मत, इसमें मत रुको कि भाई किस तरीके से मुझे सोचना है चीज़ों को, किस तरीके से मुझे वो थ्योरीज डेवलप करनी है, आप ये चीज़ों के बारे में सोच के रुको मत। आप एक्सप्लोर करो, एक चीज़ को ढूंढने के अलग अलग रास्ते हैं, तब वो चीज़ हमें समझ में आती है। और सबसे बड़ा इशू जो है, हम अगर बात करते हैं साइंस के मामले में, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे एक चीज़ को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये एक ड्रॉबैक है साइंस का। कि मान लीजिए अगर मुझे शादी के बारे में समझना है तो मैं अगर साइंटिफिकली स्टडी कर सकता हूँ कि कितने लोग शादी कर रहे हैं, किस वर्ग में शादी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो मेरे पास इनडायरेक्ट रास्ते भी हैं यहाँ तक पहुँचने के। सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है, साइंटिफिक रास्ता ही नहीं है, और भी रास्ते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, ये फिर से आ गया ऑब्जेक्टिविटी का पार्ट अब, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी सोशल रिसर्च में किस तरीके से होती है। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट बिकॉज रिसर्चर्स आर देमसेल्व्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली हमने जैसे वो बात करी थी, बायस एक आ जाता है कि अगर मान लीजिए मुझे बात करनी है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मुझे हिंदू धर्म की किसी कुप्रथा के बारे में बात करनी है, जिसका हो सकता है कि मैं समर्थन करता हूँ उस कुप्रथा का। जैसे मान लीजिए दहेज लेने की प्रथा हो गई, मैं समर्थन करता हूँ दहेज लेने का, अगर मानते हैं अपन तो अगर मुझे उसके बारे में कुछ तथ्य निकालने हैं तो मैं उसको उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा जहां मैं ये बोलूंगा कि क्यों दहेज लेना अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसके समर्थन में हूँ, ना कि ये बोलूंगा, ना कि मैं न्यूट्रल रहूंगा कि अच्छा है ये बुराई क्या है। तब भी अगर न्यूट्रल नहीं हूं मैं, तो मैं तब भी ये बोलूंगा कि अच्छे पॉइंट ज्यादा है, बुरे पॉइंट्स कम है, क्योंकि मेरा बायस है उस तरफ। ठीक है। गुनार मर्डल क्या कहते हैं, गुनार मर्डल ये कहते हैं कि भाई ही आर्ग्यूड दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च इज एन इल्यूजन। वर्ड याद रखिएगा, इल्यूजन बोला इन्होंने इसको, मिथ्या है ये, ऐसा कुछ नहीं होता कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी जैसा। जो आपका ये है सोशोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये घूमता रहता है आइडियाज के इधर से उधर, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इसकी रिसर्च में आती ही नहीं है। आपका बायस, आपका वैल्यूज, आपके ओपिनियंस इसमें हमेशा एम्बेडेड या इंट्रेंच्ड रहते हैं इस थ्योरी में, कोई भी आपका सोशोलॉजिस्ट हो कितना ही बड़ा हो। क्योंकि मेरे दिमाग की जो उपज है, जो मेरे आइडियाज है, वो अपने आप पैदा थोड़ी हो रहे हैं दिमाग में, वो कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, कोई तो कुछ तो उसका मोटिवेशन कुछ तो होगा, कहीं से तो आएंगे वो आइडियाज। लास्ट पॉइंट इसका है कि साइंटिफिक मेथड इन सोशोलॉजी, ये इसका एक क्रिटिक की तरह हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिसिज्म देख रहे हैं साइंटिफिक मेथड का। साइंटिफिक मेथड सोशोलॉजी में कैसे काम करती है, तो सोशोलॉजी शुड नॉट इमिटेट द नेचुरल साइंसेज मैकेनिकली। द साइंटिफिक स्टेटस डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी एप्रोप्रिएट टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी। हमें बिल्कुल अंधाधुन होकर ये जो साइंटिफिक मेथड है उसी की तरफ नहीं बढ़ जाना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि भाई कुछ इमोशंस है, कुछ इन्वॉल्व, कुछ वैल्यूज इन्वॉल्व है, कुछ आपका अप्रोच जो है लाइफ की, कुछ आपका कॉमन सेंस है वो इन्वॉल्व है। तो आप टोटली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये स्टडी साइंटिफिक थी 100%। पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड जो है उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते सोशोलॉजी में, हमें एक मिडिल ग्राउंड लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज, ओपिनियंस, आइडियाज आ ही जाएंगे। जो हमने इसके पहले जो पॉइंट बात करी थी, लगभग वही पॉइंट है। एग्जाम्पल ये आपका कार्ल पॉपर का है, वही
जो उन्होंने बोला था कि भाई साइंस जो है फंडामेंटली इट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज ओनली। सिर्फ एक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, एक मेथड ऑफ इंक्वायरी भी है साइंस। ओके, तो इसी के साथ गाइस ये हमारा पार्ट खत्म होता है। ज्यादातर ये थ्योरेटिकल था, इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर तभी मैंने एग्जांपल्स इसलिए दिए कि अगर आपको लिखना है तो आप कोड कर सकते हैं, प्लस मैंने वो एग्जांपल समझा भी दिए। बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये साइंस होता है, ये साइंस नहीं होता। अगर सोशियोलॉजी साइंस है तो क्यों है, सोशियोलॉजी साइंस नहीं है तो क्यों नहीं है। और हमने देखा क्रिटिसिज्म क्या क्या होते हैं, एक साइंटिफिक मेथड के क्या क्रिटिसिज्म है, साइंस और साइंटिफिक मेथड के क्रिटिसिज्म क्या क्या है वो देखे हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़े पीवाईक्यूज जो आए हैं पिछले सालों में इस टॉपिक से रिलेटेड, साइंस से, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड वाले पार्ट से। ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस आए हैं इसके, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस मेंशन्ड है ना। ये 6 क्वेश्चन लगभग लगभग आए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज साइंस? डू यू थिंक दैट द मेथड यूज्ड इन नेचुरल साइंसेस कैन बी अप्लाइड टू सोशियोलॉजी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर वाले हैं वो लिख लीजिएगा। ओके, तो उससे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों अप्लाई हो सकते, क्यों नहीं भी हो सकते वो भी लिख सकते हैं आप इसमें, कि मैं ये सोचता हूँ कि अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो क्या कारण है कि क्यों अप्लाई ना हो वो बता दीजिएगा। दोनों बता सकते हैं आप। ठीक है, इसमें ये सारे इसके आपके हिंट्स है, जो टॉपिक्स हमने कवर करे वो आपको ये सारे थिंकर्स लिखने हैं, कॉम, दरखाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, एंथनी गिडेंस, कार्ल पॉपर, गुडेनहार्ट, सेयर, मैक्स वेबर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? डू यू थिंक दैट साइंटिफिक मेथड इन कंडक्टिंग सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज अ फुल प्रूफ? इलैबोरेट। अब इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक आपका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आ जाएगा और एक आपका ये वाला आ जाएगा जो क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा, कि क्या पूरी तरह से कायम करते हैं ये बात के ऊपर कायम रहते हैं कि सोशियोलॉजी है वो 100% साइंटिफिक मेथड से ही पढ़ी जा सकती है, या और भी तरीके हैं, कुछ लिमिटेशंस है इस चीज की। तो क्रिटिसिज्म का वाला पार्ट कवर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बना लेंगे आराम से। मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स विच फॉर्म्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कमेंट करना है इसमें आपको। जो मेथोडोलॉजी है, जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात हो रही है इसमें, क्या ये बस सिंपली प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स है? अगर है तो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो है मदद कैसे करते हैं, किस तरीके से इनकी मदद होती है, यूज होता है, और अगर नहीं है तो किस तरीके से नहीं होते हैं, तो इसमें आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें समझाइएगा मेथोडोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, रिसर्च क्या कर कैसे करी जाती है। जो हमने इवेल्युएशन वाला डायग्राम बनाया था वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ये मेथोडोलॉजी है पूरी की पूरी, इस तरीके से हम साइंस बनाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं हम फिर से कॉमन सेंस और नई थ्योरीज डेवलप करने में, फॉल्सिफाई करने में उस चीज को। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, डज साइंटिफिक मेथड मेक सोशियोलॉजी अ साइंस? इलस्ट्रेट योर आंसर विद दरखाइम्स मॉडल। इसमें दरखाइम का सुसाइड वाला जो आइडिया है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यानी डायरेक्टली पूछ लिया, इसमें दरखाइम का ही पूछा है सीधे, है ना। साइंटिफिक मेथड किस तरीके से है पहले तो हमें ये बताना है सोशियोलॉजी, और फिर दरखाइम के जो हमने एग्जाम्पल देखे, हमने जो सोशल फैक्ट वाला एग्जाम्पल देखा वो, उसके बाद हमने सुसाइड के जो एग्जाम्पल देखे वो सब आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। और आप उसको वैलिडेट करने के लिए और भी थिंकर्स के पॉइंट्स डाल सकते हैं, जैसे कार्ल पॉपर, जैसे कि मैक्स वेबर, इनके पॉइंट्स भी आप डाल सकते हैं। मार्था नॉसबाम का देखा था हमने, उसके बाद हमने देखा था एंथनी गिडेंस का आइडिया देखा था, गुड एंड हैट देखा था, वो भी सब आप इसमें देख सकते हैं आराम से। डिस्क्राइब द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। हाउ आर हाउ फार आर दीज फॉलोड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च? वेरी इजी। साइंटिफिक मेथड क्या है वो हमने पॉइंट डिस्कस करे थे, साइंस में क्या होती है साइंटिफिक मेथड वो बता दीजिएगा। उसके बाद ये बता दीजिएगा, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दीजिएगा उसके, और फिर ये बता दीजिएगा कि किस तरीके से सोशियोलॉजिकल जो आपकी रिसर्च है उसमें काम आती है, कि हमें थ्योरी देने का काम करती है, हमें मैथडोलॉजीज देती है, किस तरीके से प्रूव किया जाता है, फिर उसके बाद उसका फॉल्सिफिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आप डाल सकते हैं। ये आपके थिंकर वही है, हॉटन एंड हंट की जो कहानी है आपकी इवेल्युएशन यानी इवोल्यूशन की, फिर आपके जॉर्ज लर्नबर्ग हो गए आपके, फिर कार्ल पॉपर, थॉमस कून, पॉल फेयरबैंड। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, पॉल फेयरबैंड का वो भी आप डाल सकते हैं इसमें आराम से।
इज सोशियोलॉजी ए साइंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 का। मीनिंग बताना है साइंस का क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या होती है, सोशियोलॉजी क्यों है साइंस, वो एक छोटा सा पॉइंट था, वो बता दीजिएगा। आर्ग्यूमेंट बता देना, 2-4 फेवर में, कुछ अगेंस्ट में बता देना, कुछ क्रिटिसिज्म डाल देना, पूरा का पूरा डन हो जाएगा। थिंकर्स आपको पता ही है, सारे के सारे, सारे हम नोटिस कर चुके हैं, सारे हम पढ़ चुके हैं, तो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों है, और फिर हमने ये देखा कि भाई इसके फेवर्स क्या, फेवर में कौन कौन है, कि भाई सोशियोलॉजी साइंस है, कौन लोग फेवर में नहीं है, ये सोशियोलॉजी साइंस क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हॉट ऑन इफेक्ट वगैरह देखा था हमने। उसके बाद हमने इसके बाद नोटिस किया कि भाई इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है साइंस और साइंटिफिक मेथड की, हर जगह पूरी तरह से सोशियोलॉजी में अप्लाई नहीं हो सकता, किसी भी साइंस के लिए अप्लाई नहीं हो, किसी भी पॉइंट के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, सब्जेक्ट मैटर के लिए। इससे कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो हमें एक मिडिल रेंज, मिडिल ग्राउंड लेके चलना पड़ेगा। वो वाली बात भी हमने कर ली। हमने फिर उसके बाद डिस्कस करे सारे PYQs, एंड आई होप आपको सारे PYQs क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर लिखना चालू कर देना चाहिए और आप लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वो आंसर चेक करूं, तो आप आंसर लिखिए, उसका वो उसकी फोटोज मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज दीजिए, मैं चेक करके दे दूंगा आपको। ओके गाइस, एंड आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट था हमारा सोशियोलॉजी से साइंस में, साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक, ये वाला आपका टॉपिक अच्छे से डन हो गया होगा, अच्छे से कवर हो गया होगा, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक चालू होने वाला है, इसके बाद अगला लेक्चर जो है, वहां से हम शुरू करेंगे पॉजिटिविज्म के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिविज्म होता क्या है, और उसके कुछ क्रिटिसिज्म जो है हमें वो देखने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे। पॉजिटिविज्म, कॉम्ट का कुछ आइडिया है पॉजिटिविज्म का, कुछ आइडिया है दरखाइम का पॉजिटिविज्म का, उनके आइडियाज़ भी डिस्कस करेंगे हम अलग अलग। फिर हम डिस्कस करेंगे उसका क्रिटिसिज्म कि क्यों पॉजिटिविज्म सही नहीं है सोशोलॉजी के लिए, क्योंकि हम सोशोलॉजिकल लेवल पे आ चुके हैं, अब उसी के हम पूरी बातें कर रहे हैं, तो हम उसी के बेसिस पे बात करेंगे कि पॉजिटिविज्म क्यों सही नहीं है। ओके, सो गाइज आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल लेक्चर फॉर यू। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, नोट्स एब्सोल्युटली फ्री है, तो चैनल से आप डाउनलोड करिए, शेयर करिए, जो करना है आप करिए, कोई भी मुझे एतराज़ नहीं है, ठीक है। और मैं अब आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।